हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर वर्ड्स। माई सेल्फ कोमल। और आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे जॉफ्री चौसर के बारे में हम आंसर लिख सकते हैं जीआईसी मेंस में, और क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेड टाइम्स पूछे गए हैं पिछली बार भी जीआईसी मेंस में और टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स में जॉफ्री चौसर के बारे में। और उसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं इनके जो भी लाइफ है और वर्क है उससे। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इनके आंसर्स को मेंस में लिखें। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेंस होता है उसमें हमें लॉन्ग आंसर्स लिखने होते हैं, क्वालिटी आंसर्स लिखने होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता हो कि हम कैसे इनके आंसर्स को लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं पहले आपको डिस्कस करके बताऊंगी कुछ 5 या 6 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मैं लेकर आई हूँ इनके बारे में, जो हो सकता है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस या हो सकता है कि यही क्वेश्चंस आ जाएं, क्योंकि ये मैंने जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर पेपर्स से देखकर आपके लिए लेकर आई हूँ। इसमें टीजीटी पीजीटी और आपके जीआईसी मेंस का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उससे रिलेटेड जो है मैंने जॉफ्री चौसर का क्वेश्चंस निकाले हैं। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जॉफ्री चौसर के बारे में, जैसे क्वेश्चंस बनते आए हैं। ओके, सो जीआईसी मेंस के लिए ये कुछ 6 क्वेश्चंस हैं जो मैं आपके जॉफ्री चौसर के बारे में लाई हूँ। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ ना, ये आपको अच्छे से देख लेना है। इसमें से 2 या 3 के मैं अभी यहाँ पे वीडियो में बताऊंगी कि आंसर्स कैसे लिखने हैं। इसके अलावा 3 क्वेश्चंस मैं आपको दूंगी जो आप खुद से बैठ के उसको करेंगे। ओके, जिससे क्या होगा ना कि आपके 6 जॉफ्री चौसर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम में जीआईसी मेंस में, वो आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। तो अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे, मेरे साथ ही सारे राइटर्स को ऐसे ही 2 या 3 के मैं फॉर्मेट बताऊंगी और उसके बाद आप 2-3 क्वेश्चंस उसी राइटर से रिलेटेड खुद से करेंगे, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये बहुत अच्छा टाइम है जहां पर आप स्टार्ट कर दीजिए अपने मेंस के आंसर्स को लिखना, बिकॉज ये टाइम अगर आप ऐसे पूरी तरीके से वेस्ट करेंगे तो बाद में फिर यही होगा कि आपको आंसर्स, अगर आपको ऑथर के बारे में, राइटर के बारे में, वर्क के बारे में पता भी है ना, प्लीज फिर भी आप जो है बैठकर क्वेश्चंस को जरूर करिए लिखने की प्रैक्टिस, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा एग्जाम में जल्दी से जल्दी आंसर्स को लिखने में। और एक और चीज में हेल्प करेगा कि अगर कोई चीज आपको नहीं पता है पर्टिकुलरली अभी भी राइटर के बारे में, तो वो भी आपको अभी लिखते टाइम पता चल जाएगा कि यार इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं है, शायद थोड़ा सा और पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा पूरी क्लास में हम यही सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि कौन से 6 या 7 क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं, जो जैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं जॉफ्री चौसर से रिलेटेड। और उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे अपने आंसर्स को कि कैसे हम इनके आंसर्स को लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं 6 क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूं, जिसमें से 2 का मैं आपको आंसर बताऊंगी कि कैसे लिख सकते हैं अलग अलग टाइप के, और बाकी के आप लगाएंगे और आप लिखेंगे। ओके ओके, तो अब पहला है वो है राइट अ डिटेल नोट ऑन अ लाइफ एंड अ लिटरेरी करियर ऑफ जॉफ्री चौसर। देखिए, राइटर्स कोई भी जो भी टॉपिक है ना आपका या जो भी राइटर है, उससे सिर्फ 2 ही तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि कौन सा राइटर के बारे में पूछा जा सकता है, यानी उसकी पर्सनल लाइफ, लिटरेरी करियर के बारे में आपसे पूछा जाएगा। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा बन सकता है जो राइटर के ऊपर होगा पर्टिकुलरली। दूसरा होगा ऐसा क्वेश्चन जो उसके कोई टाइटल अगर उसको मिला है तो उससे रिलेटेड हो सकता है। और तीसरा ये होगा कि उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में पूछा जा सकता है। और चौथा कि कोई अगर इंपॉर्टेंट वर्क है उसका, तो उससे एक क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये 4 तरीके के ही किसी भी ऑथर से या वर्क से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला उसके बारे में पूछा जा सकता है, उसके कंट्रीब्यूशन के बारे में, कोई अगर टाइटल है तो उसके बारे में आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा, बताया जाएगा, मतलब बोला जाएगा कि डिस्कस करो। और या फिर आपके पर्टिकुलरली कोई वर्क है उसका फेमस, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि राइट अ डिटेल नोट ऑन द लाइफ एंड लिटरेरी करियर ऑफ अ जॉफ्री चौसर। पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि ऐसे पूछा जा सकता है कि उनके बारे में बताओ, उनके लिटरेरी करियर के बारे में बताओ। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है हमारा जो बन सकता है वो है Why is Geoffrey Chaucer called the father of English poetry? कोई रीजन है ना, मतलब एक पर्टिकुलर वो ऑथर हैं पर उनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री क्यों कहा गया है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस टाइटल है जो उनको मिला है। तो हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि उनको फादर क्यों बोला जाता है पोइट्री का। और हो सकता है कि आपको सेम ना मिले, स्टेटमेंट इधर उधर हो, पर अगर पूछा जा रहा है कहीं से भी उस आंसर का कोर ये है कि फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्यों बोले जाते हैं जॉफ्री चौसर, तो आप आंसर लिख सकते हैं। तो प्लीज इसको ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करिए उनके बारे में। पहला कि उनके लाइफ के बारे में, उनके लिटरेरी करियर के बारे में क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा कि उनको जो टाइटल मिला है आपके इंग्लिश ऑफ पोइट्री का, तो वो आपको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, वो आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों मिला है, क्या रीजंस हैं इसके पीछे जो उनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बोला जाता है। ठीक है, तो एक ऐसा क्वेश्चन और एक दूसरा ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा बन सकता है एक्सप्लेन द चौसर कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। अब हम सब जानते हैं कि इंग्लिश जो एज लैंग्वेज है लिटरेचर में और लिटरेचर की फील्ड में, ये चौसर के कंट्रीब्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुआ था, क्योंकि इससे पहले आपके 3 लैंग्वेजेस थे। ठीक है, उसके बाद उससे पहले ओल्ड इंग्लिश था, तो चौसर ने ओल्ड इंग्लिश को बहुत ज़्यादा रिफाइंड वे में, उसके अलावा बहुत ज़्यादा अच्छे से लिखा है, जिसकी वजह से इंग्लिश इतना फेमस हो गया था उनके एज के बाद। तो ये पूछा जा सकता है कि कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है उनका इंग्लिश लैंग्वेज या लिटरेचर में। ठीक है, और कैसे उन्होंने डेवलप्ड किया अपने वर्क, अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के थ्रू इंग्लिश लैंग्वेज को लिटरेचर के अंदर। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन बन सकता है। तो 3 उनके लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला
कि उनके लाइफ और लिटरेरी करियर, दूसरा उनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री क्यों बोलते हैं, और तीसरा कि क्या कंट्रीब्यूशन है उनका इंग्लिश लैंग्वेज में, ठीक है, कैसे उन्होंने डेवलप किया, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि उनके जो वर्क हैं फेमस, एक तो होता है कि ऑथर के बारे में क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, दूसरा होता है कि उसके कोई वर्क के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर पूछा जा सकता है उनके वर्क के बारे में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या बन सकता है। सबसे पहले तो कैंटरबरी टेल्स है तो उससे क्वेश्चन बन सकता है, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कह सकते कि कैंटरबरी टेल्स से क्वेश्चन नहीं बनेगा। मुझे ऐसा लगता है कैंटरबरी टेल्स से क्वेश्चन 100% चांसेस है कि अगर चौसर को दिया गया तो कैंटरबरी टेल्स या उनके बारे में इन दोनों में से तो एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है। तो सबसे पहला है कि उनके वर्क के बारे में जो पहला क्वेश्चन बन सकता है वो है डिस्कस द कैंटरबरी टेल्स एज द पिक्चर ऑफ 14th सेंचुरी इंग्लिश सोसाइटी। ओके, तो डिस्कस करना है कैंटरबरी टेल्स को कि उसका क्या इंपॉर्टेंस था उस टाइम 14th सेंचुरी के इंग्लिश सोसाइटी पे, ठीक है। तो इसके बारे में, क्योंकि 14th सेंचुरी के टाइम पे वो लिख रहे थे और कैंटरबरी टेल्स ने जो है एकदम अलग जॉनरा का, एकदम फ्रेम नैरेटिव में एकदम अलग तरीके की पोइट्री लिखी थी आपके जॉफ्री चौसर ने। तो 14th जो सेंचुरी थी उसमें इंग्लिश सोसाइटी पे इसका क्या एक इम्पैक्ट पड़ा था, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि कैंटरबरी टेल्स का 14th सेंचुरी में क्या सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ा था। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है हमारा कि एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल प्रोलॉग, ठीक है। तो भैया जितना फेमस आपका कैंटरबरी टेल्स एज पोइट्री है ना, उससे ज़्यादा फेमस है जनरल प्रोलॉग, ठीक है। अब ये है क्या यहाँ पर, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कैंटरबरी टेल्स के अंदर, क्योंकि आपके इसी में सारे करेक्टर्स के बारे में पहले आपके चौसर ने डिस्क्राइब किया है, ठीक है। जितने करेक्टर्स हैं उनके 23 वो सब के बारे में वो इसी में बात करते हैं, ठीक है। इसी में पूरी डिटेल बताते हैं वो कि कौन सा जो करेक्टर है उनका कहाँ से बिलोंग करता है, किस तरीके का है, क्या उसकी कहानी है, बैकग्राउंड से लेके उसका फिजिकल अपीयरेंस से लेके उसके पूरे ड्रेसिंग सेंस से लेके पूरी डाइवर्सिटी यहाँ पर वो शो करते हैं कैरेक्टर्स के बारे में। तो जनरल प्रोलॉग के बारे में पूछा जा सकता है कि कैंटरबरी टेल्स में इसका क्या इंपॉर्टेंस है और उस टाइम पे ये फ्रेम नरेटिव के तौर पे लिखा गया था तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछा जा सकता है। एक तो कैंटरबरी टेल्स के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, एक कैंटरबरी टेल्स में जो जनरल प्रोलॉग है उसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे डिस्कस ट्रॉयस एंड क्रेसिडा एज चौसर ग्रेटेस्ट ट्रेजिक रोमांस, ठीक है। अब ये एक कैंटरबरी टेल्स के बाद ये एक जो वर्क है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, सॉरी, क्योंकि ये एक ट्रेजिक रोमांस है, ठीक है। ट्रेजिडी को रोमांस के साथ मिक्स किया था आपके चौसर ने, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है जो बन सकता है, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन हो गया जो आपको प्रिपेयर करना चाहिए, या ऐसे टाइप का क्वेश्चन बन सकता है इस वर्क से या अदर वर्क से। तो आपको मैं एक आइडिया बता रही हूँ कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, या हो सकता है इनमें से ही कोई आ जाए, तो आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आप इन क्वेश्चंस को अब लिखने की प्रैक्टिस करिए। अगर कुछ नहीं पता है किसी वर्क के बारे में, अभी आपको डिटेल नॉलेज नहीं है, तो आप उसको भी थोड़ा सा गेन करिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके वर्क के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये एक हो गया। उसके बाद राइट अ नोट ऑन द बुक ऑफ द डचेस एज अ ड्रीम विजन पोएम, ठीक है। अब हम सबको याद रखना है कि दो फेमस जो है वो स्टाइल थे जिसमें आपके चौसर लिख रहे थे। सबसे पहला था नैरेटिव आपका जो है स्टाइल, ठीक है, फ्रेम नैरेटिव स्टाइल था कैंटरबरी टेल्स का जो था, ठीक है। इसके अलावा ये जो है इन्होंने ट्रेजिक रोमांस लिखा जो कि ट्रॉयस एंड क्रेसिडा है, तो ये भी एक अलग तरीके का जॉनरा है जो उन्होंने ट्राई किया था, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसके क्योंकि अलग अलग जॉनरा के जो वर्क हैं उस पर ही क्वेश्चन बनाएंगे, सेम तरीके के क्वेश्चन क्यों बना के देगा आपको जो है GIC मेन्स, वो भी ठीक है, क्योंकि ये मेन्स का पेपर है, ऐसा कोई वैसा तो पेपर है नहीं कि बस जाना है, ठीक है। तो ये एक अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस भी बनाएंगे। अब यहाँ पर तीसरा जो इसमें से मतलब फोर्थ जो क्वेश्चन बन सकता है वो है राइट अ नोट ऑन द बुक ऑफ द डचेस एज अ ड्रीम विजन पोएम। तो एक था कि आपका फ्रेम नैरेटिव पे लिखते थे, दूसरा आपका ट्रेजिक रोमांस उन्होंने लिखा है तो उस पर आ सकता है, तीसरा ड्रीम विजन वो बहुत लिखते थे, चाहे वो द बुक ऑफ द डचेस हो चाहे हाउस ऑफ द फ्लेम हो, दोनों ड्रीम विजन पोएम है। तो पूछा जा सकता है क्योंकि ये पहली पोएम है उनकी द बुक ऑफ द डचेस, तो क्या इंपॉर्टेंस होल्ड करती है एज अ पोएम ऑफ ड्रीम विजन, ठीक है। ड्रीम विजन पोएम के तौर पर आप कैसे देखते हैं द बुक ऑफ डचेस को, तो ये पहली पोएम थी, ड्रीम विजन पोएम थी उनकी, तो हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन बन के आए, या द बुक ऑफ डचेस पे भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो ये दोनों तरीके के आप जो है वो क्वेश्चंस के लिए आप अपने आंसर्स को प्रिपेयर करिए, लिखना स्टार्ट करिए, ठीक है। तो ये तो कुछ 6 टाइप के क्वेश्चंस हो गए जो आपके चौसर से बन सकते हैं। सबसे पहला उनकी लाइफ के बारे में जो क्वेश्चंस बन सकते थे, और उसके अलावा जो उनके वर्क से क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने बता दिए। ओके, अब हम बात करेंगे कि चलिए मैं आपको थोड़ा एग्जांपल भी अब इसके बाद दूंगी। मैंने आपको 6 क्वेश्चंस बताए हैं, अब मैं 2 टाइप के क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के मैंने एक वर्क से एक उनकी लाइफ से लिया हुआ है, और उससे मैं आपको बता रही हूँ कि आंसर कैसे आप प्रिपेयर करेंगे। ओके, और इससे पहले की वीडियो में भी मैंने बताया है कि किसी भी टाइप के आंसर को मेन्स में कैसे लिखा जाता है, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा, लिंक में है। अब हम बात करेंगे कि कैंटरबरी टेल्स के बारे में अगर पूछा जाए, किसी वर्क के बारे में पूछा जाए तो कैसे आंसर लिखा जा सकता है, ऑथर के बारे में पूछा जाए तो कैसे आंसर
आंसर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में 2 क्वेश्चंस आपको डिस्कस करके बताऊंगी। सबसे पहला क्वेश्चन इसी में से मैंने लिया है, बाकी के आप करेंगे, ठीक है। मेंस की तैयारी कर रहे हैं आप घर पे बैठ के, आप करिए आंसर राइटिंग, ओके। तो ये मैं 2 पहले बताती हूँ और इसको फॉर्मेट को यूज़ करिए और आप ऐसे ही आंसर्स अलग-अलग लिखिए जो मैंने क्वेश्चंस दिए हैं उस पे, जिससे आपको 64 पूरा प्रिपेयर हो जाएंगे। अगर आपने ये 6 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए ना, तो फिर उसके बाद 64 को आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन 64 के बारे में इन 6-7 क्वेश्चन से मिल जाएगी, ठीक है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन जॉफ्री चौसर कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो पहला क्वेश्चन है कि कैंटरबरी टेल्स एक वर्क है उनका, उससे पूछा जा सकता है। दूसरा उनके बारे में पूछा जा सकता है कि उनका कंट्रीब्यूशन क्या है आपके डेवलपमेंट में इंग्लिश लैंग्वेज में को लिटरेचर में, ठीक है। तो हम सब जानते हैं कि इससे पहले जो है वो लैटिन और फ्रेंच लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था एंग्लो नॉर्मन एज में। तो जब ये वाला टाइम आता है तो चौसर का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा माना जाता है मेडिवल एरा में। तो हम ये डिस्कस कर सकते हैं या ये ऐसा क्वेश्चन बन के आ सकता है उनकी लाइफ के अलावा भी। उनकी लाइफ के बारे में पूछा गया वो तो ठीक है, बट इसके अलावा ऐसा क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि उनका कंट्रीब्यूशन बताओ भाई उस एज में, ठीक है, कि कैसे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, डेवलप किया है इंग्लिश लैंग्वेज को, ओके। तो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि भाई जॉफ्री चौसर जो है ऑक्यूपाई द विटल पोजीशन इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, राइटिंग एट द टाइम व्हेन द लैटिन was a language of the church and scholarship, and French was the language of the aristocrat. Chaucer chose Middle English as his literary medium. Through his originality, artistic excellence, and linguistic innovation, he transformed English into the respected literary language. Hence, he is राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यही बताया गया, हमें पूछा गया ना कि कैसे, क्यों भाई, क्यों हम बोलते हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है उनका लिटरेचर में, जॉफ्री चौसर ने कैसे कंट्रीब्यूट और डेवलप किया इंग्लिश लैंग्वेज को। तो हम ऐसे बताएंगे ना, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में हम बताएंगे कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे फ्रेंच लिखी जा रही थी और लैटिन जो है वो लैंग्वेज का यूज़ किया जा रहा था, चर्च की लैंग्वेज थी वो, और एरिस्टोक्रेट की जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज थी, उस टाइम पर आपके चौसर ने 1343 में इंग्लिश को चुना एज हिज जो है लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर, ठीक है। तो अपना जब वो वर्क लिखने जा रहे थे तो उन्होंने इन दोनों लैंग्वेज के अलावा इंग्लिश लैंग्वेज पे काम किया। तो जिस इंसान ने 2 लैंग्वेजेस जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी उस टाइम पे, उसको छोड़ के तीसरी जो कॉमन लोगों की लैंग्वेज थी उस टाइम पे, उसको यूज़ किया, उसको एज मीडियम यूज़ किया अपने करियर के लिए, अपने वर्क के लिए, ठीक है, अपने आइडियाज़ के लिए। तो इसीलिए वो उनका ये कंट्रीब्यूशन माना जाता है। उसमें अगर ये वर्क ना लिख के फ्रेंच में लिखते या उस टाइम की जो फेमस लैंग्वेज लैटिन या फ्रेंच थी उसमें लिखते, तो ये करने के बजाय उन्होंने क्या चुना, उन्होंने कॉमन पीपल्स की जो लैंग्वेज थी इंग्लिश, जो बहुत कम यूज़ करी जाती थी, वो यूज़ किया, ठीक है, उसको यूज़ करके अपने वर्क को लिखा। तो इसीलिए यही एक राइट जो है वो रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग उनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी बोलते हैं। और इसके अलावा उनका अदर जो उनके वर्क को लिखने के जो वेज थे, जो हमने डिस्कस किया कैंटरबरी टेल्स में, तो ये दोनों रीज़न बनते हैं कि उनको फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री बोला जाता है, ठीक है। अब एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंग्लिश एज द लिटरेरी लैंग्वेज, क्या मतलब कैसे उन्होंने एस्टैब्लिश किया। बिफोर चौसर इंग्लिश हैड लिटिल प्रेस्टिजियस कंपेयर्ड विद द लैटिन एंड फ्रेंच। तो इस टाइम से पहले आपका इंग्लिश कॉमन लोग बोलते थे। अगर आप आपका नॉर्मन एज को पढ़ा होगा तो वहाँ पर कॉमन लोग बोलते थे इंग्लिश को, इतना यूज़ नहीं किया जाता था। बट आपने देखा कि चौसर से पहले क्या था कि इस लैंग्वेज का इतना इन्फ्लुएंस नहीं था। तो कैसे उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, चौसर आपका जो है वो यूज़ करते हैं मिडिल ईस्ट, आपका जो है वो मिडिल लैंड, ईस्ट मिडिल लैंड को, डायलेक्ट को, विच लेटर बिकम द बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो जानबूझ के जो है वो यूज़ करते हैं ईस्ट मिडिल लैंड डायलेक्ट का, जिसकी वजह से ये एक स्टैंडर्ड बन जाता है आपके इंग्लैंड के अंदर इंग्लिश, ठीक है, एज लैंग्वेज, ठीक है। तो उनका ही कॉन्ट्रीब्यूशन ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जानबूझ के, ठीक है, यूज़ किया किस चीज़ को, आपका ईस्ट मिडिल लैंड डायलेक्ट को, मिडिल इंग्लिश को, जिससे क्या हुआ, एक स्टैंडर्ड क्रिएट हो गया इंग्लिश लैंग्वेज का इंग्लैंड के अंदर, और फ्रेंच और आपका लैटिन जो है वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई। हिज राइटिंग प्रूव्ड दैट इंग्लिश कुड सक्सेसफुली एक्सप्रेस कॉम्प्लेक्स इमोशंस, फिलॉसफी, ह्यूमर एंड आपका आर्टिस्टिक इमेजिनेशन। तो ये उन्होंने दिखाने की कोशिश करी, प्रूव करने की कोशिश करी कि इंग्लिश जो है वो सक्सेसफुली आपका कॉम्प्लेक्स जो भी इमोशन है, फिलॉसफी है, ह्यूमर है, आर्टिस्टिक इमेजिनेशन है, उसको इंग्लिश में भी हम लिख सकते हैं, उसको इंग्लिश में भी पोर्ट्रे कर सकते हैं, जो इससे पहले वाले लोग इंग्लिश को लेस मानते थे ना। तो इसलिए तो ये एक कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका, हुआ ना, कनेक्ट हो रहा है ना आपको कि कैसे, क्यों उनको बोला जाता है और क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है उनका। 10 चौसर इलेवेटेड English from a spoken vernacular टू द लैंग्वेज ऑफ अ सीरियस लिटरेचर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इंग्लिश को सिर्फ बोलने और स्पोकन के लिए यूज़ करने के बजाय उसको सीरियस लिटरेचर की लैंग्वेज बना दी, ठीक है, इनरिचमेंट ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी। अब इसके अलावा उन्होंने एक और काम किया। पहले तो उन्होंने उसको क्या किया, सबसे पहले तो उन्होंने उस टाइम पे जब ये सारी चीज़ें फेमस थी तो उन्होंने इंग्लिश को चूज़ किया। इसके अलावा इंग्लिश को चूज़ ही नहीं किया, सिर्फ उसमें लिखा और उस प्रूव कर दिया कि इंग्लिश जो है वो आपका क्या है, एक अच्छी लैंग्वेज है जिसमें हम अपने लिटरेचर को लिख सकते हैं, एक सीरियस लैंग्वेज है। तो 2 कॉन्ट्रीब्यूशन तो हो गए। सबसे पहला, उस टाइम की फेमस लैंग्वेजेस को ना चुनने के बजाय इंग्लिश को चुनना, उसके
डायलेक्ट को चुनना, और दूसरा उसमें कैसे वर्क को लिखना उस लैंग्वेज में, जिससे ये प्रूफ भी हो जाए कि इंग्लिश चुनना कोई गलत एक तरीके से डिसीजन नहीं था चौसर का। इंग्लिश जो है वो एक बहुत अच्छी लैंग्वेज है जो आपके सीरियस लिटरेचर के लिए यूज़ की जा सकती है। तो ये दूसरा तरीका था उनको, जिससे उन्होंने एस्टेब्लिश कर दिया, इंग्लिश को प्रूव कर दिया कि क्यों उन्होंने इंग्लिश को चुना। तीसरा क्या था कि तीसरा उन्होंने किया ये कि भाई उन्होंने जो है एनरिचमेंट लेकर आए इंग्लिश वोकैब्युलरी में, मतलब बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स उन्होंने आपके जो है वो यूज़ किए, और फ्रेंच और लैटिन और इटालियन जो लैंग्वेजेस थे उनको लिया और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके इंग्लिश में फिर उसको अपने वर्क में यूज़ किया। तो देखिए कैसे हमको जो क्वेश्चन पूछा गया ना कि क्यों, क्या कंट्रीब्यूशन है उनका, तो हम सब देख रहे हैं ना यहाँ पे कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं भाई। वो सबसे पहले उन्होंने इंग्लिश फेमस लैंग्वेजेस को छोड़ के इंग्लिश को चुना। दूसरी बात उन्होंने उस इंग्लिश को चुनने के बाद उसको जो है वो प्रूव किया कि क्या क्यों वो इंपॉर्टेंट है, उसमें अच्छे वर्क लिखे उस लैंग्वेज में, तो प्रूव हो गया कि इंग्लिश एक अच्छी लैंग्वेज है। इसके अलावा फिर उन्होंने तीसरा क्या किया, तीसरा उन्होंने किया कि जो उन्होंने और उसको जो है इनरिच्ड किया। उन्होंने क्या किया, जो फ्रेंच के वर्ड उस टाइम यूज़ किए जा रहे थे, जो लैटिन में वर्ड यूज़ किए जा रहे थे, इटालियन वर्ड जो यूज़ किए जा रहे थे, उनको क्या करा, इंग्लिश के नेटिव जो है वो लैंग्वेज में जो है वो ट्रांसलेट किया, जिससे क्या हुआ कि वो फ्रेंच वाले जो वर्ड्स हैं और जो अदर वर्ड्स हैं उनसे भी इंग्लिश वोकैब्युलरी और एनरिच्ड हो जाए। ठीक है, तो ये है ही बोरो वर्ड, ठीक है, एट द सेम टाइम ही रिटेन्ड नेटिव इंग्लिश एक्सप्रेशन प्रोड्यूसिंग अ रिच एंड फ्लेक्सिबल वोकैब्युलरी, हिज लैंग्वेज बिकम अ फाउंडेशन ऑफ द लेटर डेवलपमेंट ऑफ अ मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये सब चीज़ें जो उन्होंने किया ना उसकी वजह से आगे जाके आपका और डेवलप्ड हो जाता है इंग्लिश, और मॉडर्न इंग्लिश बन जाएगा रेनेसा के टाइम पे। तो ये सब चीज़ें वो कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट ही तो कर रहे हैं, डेवलप्ड ही तो कर रहे हैं हमारी इंग्लिश को, इसीलिए पूछा जाएगा कि क्यों माना जाता है उनको और क्यों उनको क्या कंट्रीब्यूशन है उनका। तो ऐसे आप लिख सकते हैं, पहला उन्होंने जो यूज़ उसको चुना, दूसरा जो है उन्होंने जो है उसको सीरियस लिटरेचर के प्रूफ किया कि क्या क्यों है वो, उसमें अच्छे वर्क लिख के, और तीसरा उन्होंने वोकैब्युलरी वगैरह एनरिच्ड की थी। ठीक है, फिर ट्रांसलेशन करके कंट्रीब्यूशन टू द इंग्लिश पोइट्री। अब तीसरा क्या है कि इंग्लिश में ही वर्क लिखा और उसके बाद पोइट्री लिखी इंग्लिश में, कंट्रीब्यूट किया अपने इंग्लिश पोइट्री को, इंग्लिश में पोइट्री लिख के, और वो बहुत फेमस हुई, और जिसकी वजह से आज तक इंग्लिश लैंग्वेज का उनको जो है वो डेवलपर बोला जाता है कि भाई उन्होंने ही जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को इतना फेमस किया। चौसर इज रिगार्डेड एज द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश पोइट्रिक ट्रेडिशन। तो इससे पहले इंग्लिश में पोइट्री इतना कोई नहीं लिख रहा था, और चौसर ही मेन है जिन्होंने इंग्लिश में पोइट्री लिखना स्टार्ट किया था। तो क्या है कि पोइट्रिक ट्रेडिशन ही स्टार्ट किया इंग्लिश में चौसर ने। ही अचीव्ड इंक्लूड, ठीक है, हिज अचीवमेंट क्या क्या इंक्लूड करता है भाई, उनका क्या क्या अचीवमेंट है इस लैंग्वेज को लेके। तो पॉपुलराइजिंग द हीरोइक कपलेट, हीरोइक कपलेट का यूज़ किया, यूजिंग आयम्बिक राइम रिदम इफेक्टिवली, उन्होंने आयम्बिक रिदम को बहुत इफेक्टिवली अपने वर्क में यूज़ किया। ठीक है, कंबाइनिंग मेडिवल थीम्स विद द रेनेसा ह्यूमनिज्म, कंबाइन किया आपका ह्यूमनिज्म को, थीम को आपके रेनेसा से, ठीक है, और आपका ह्यूमनिज्म से। इसके अलावा हिज पोएटिक क्राफ्टमैनशिप इन्फ्लुएंस जनरेशन ऑफ द इंग्लिश वर्ड्स। इसके अलावा इनका ये जो तरीका था, क्राफ्टमैनशिप था, इंग्लिश को लेकर जो ये पैशन था, इंग्लिश में लिखने का जो इनका सीरियसनेस था, वो सारी चीज़ें अदर जनरेशन में जो इंग्लिश में आने वाले लोग हैं, लिखने वाले लोग हैं, उनको इन्फ्लुएंस करता है। तो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, सबसे पहले इन्होंने फाउंडेशन के तौर पर चुना पोएटिक ट्रेडिशन में इंग्लिश को। दूसरा इन्होंने हीरोइक कपलेट में अपना जो है वो हीरोइक कपलेट को डेवलप्ड किया। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने आपका जो है एम्बिक रिदम को यूज़ किया। इसके अलावा इन्होंने रेनेसा और ह्यूमनिज्म को कंबाइन करने की कोशिश करी अपने लैंग्वेज के थ्रू। और ये जो है इनका क्राफ्टमैनशिप जो है, ये जो इनका पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन करना था ना पूरे मिडिल इंग्लिश को, उससे ही ये जो है जनरेशन बाय जनरेशन याद रखे जाते हैं। तो इसीलिए ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ये कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, अगर आज वो इंग्लिश नहीं यूज़ करते या उसको इतना ज़्यादा फेमस नहीं करते, तो शायद फ्रेंच या लैटिन लैंग्वेज में ही आने वाले राइटर्स लिखते। तो इसलिए ये क्या है, इतने बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर माने जाते हैं, मिडिल इंग्लिश को इन्होंने डेवलप्ड किया है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रियलिज्म एंड कैरेक्टराइजेशन, हमने पहले भी पढ़ा कि आपका जो है डेवलप किया अच्छे कैरेक्टर्स को, आपका कैंटरबेरियल्स इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल क्लास सटायर, ठीक है, अब सोशल क्लास या सोशल सटायर इन्होंने स्टार्ट किया था, ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा। कंट्रीब्यूशन क्या है कि इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ किया, इसके अलावा इन्होंने सोशल सटायर किया अपने वर्क के थ्रू, जो इससे पहले नहीं हो रहा था। इनके ही टाइम पे सोशल सटायर इन्होंने यूज़ किया, ह्यूमरस और बहुत ही माइल्ड वे में जो है वो सोशल सटायर करते थे, बहुत हार्श नहीं करते थे, और जिससे वो पूरी तरीके से अपने कैरेक्टर्स के थ्रू जो है उस टाइम पे चर्च या अदर जो प्रोफेशन है उसमें क्या करप्शन हो रहा है उसको दिखा देते थे। तो ये भी एक कंट्रीब्यूशन हुआ उनका। कंट्रीब्यूशन टू नैरेटिव आर्ट, नैरेटिव आर्ट में कैसे कंट्रीब्यूट किया चौसर जो है वो आपका जो है यूज़ करते हैं स्टोरी टेलिंग को। हिज नैरेटिव टेक्निक इंक्लूड, कैसे उन्होंने अपने नैरेटिव टेक्निक का यूज़ किया है, पिलग्रिमेजेस को दिखाया है, ड्रामेटिक मोनोलॉग का यूज़ किया है, यानी ड्रामेटिक मोनोलॉग का यूज़ करते हुए मल्टीपल नरेटर्स दिखाए हैं, यानी खुद एक नरेटर नहीं होता था, बहुत सारे नरेटर्स होते थे उनके वर्क में। इसके अलावा वैरायटी ऑफ जॉनराज और स्टाइल को यूज़ किया अपने वर्क में, द इनोवेशन ऑफ एनरिच्ड इंग्लिश नरेटिव। तो ये सब क्या क्या उन्होंने बहुत सारे नरेटिव टेक्निक्स का यूज़ किया, जॉनराज का यूज़ किया, अलग अलग लोगों को दिखाया, अलग अलग सोसाइटी के लोगों को दिखाकर उनको अलग-अलग मल्टीपल नरेटर्स को रखा, जिसके हर तरीके का पर्सपेक्टिव जो है उनके वर्क में इंक्लूड हो पाए। तो ये भी एक कंट्रीब्यूशन है उनका। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे क्रिटिकल व्यूज़ हैं, तो जॉन ड्राइडन ने इनको क्या बोला है, क्रिटिकल व्यूज़ आप ऐड करेंगे। इसमें जॉन ड्राइडन ने बोला है कि आपका चौसर इज़ द फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री, चौसर को इन्होंने ही फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा है। ठीक
उसके बाद आप कंक्लूजन देंगे जिसमें आप बताएंगे कि चौसर का जो इंग्लिश लैंग्वेज में कंट्रीब्यूशन है, उनको उन्होंने जो इस्टेब्लिश किया है मिडिल इंग्लिश को एज द इंग्लिश एज द लिटरेरी इंग्लिश, तो वो क्या है, वोकैबुलरी उन्होंने जो रिफाइन की। मतलब आपको सिंपली ये बताना है कि भाई चौसर को क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो उन्होंने मिडिल इंग्लिश को इस्टेब्लिश किया एज जो है वो लिटरेरी लैंग्वेज। दूसरा, उन्होंने वोकैबुलरी को बहुत ज़्यादा इनरिच्ड किया। उसके अलावा उन्होंने रिफाइन किया पोएटिक टेक्निक्स को, हीरोइक कपलेट्स जैसे जो है वो टेक्निक्स लेकर आए, वो इंट्रोड्यूस किया उन्होंने सोशल सटायर को, रियलिज्म को, जो इससे पहले नहीं था। उन्होंने सोशल सटायर करना स्टार्ट किया, उन्होंने रियलिटी दिखाना सोसाइटी के शुरू किया। इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग करेक्टर्स को दिखाया और करेक्टराइजेशन उनका इतना अच्छा था। इसके अलावा शेपिंग द फ्यूचर कोर्स ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर, और इसकी वजह से ही आगे आने वाले जो फ्यूचर के हमारे राइटर हैं इंग्लिश लिटरेचर में, उनको एक इंस्पिरेशन मिला, उनको एक तरीके से एक ब्रिज मिला। ठीक है, अब ये हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें चौसर जिस तरीके से उन्होंने करेक्टर्स को जो है वो डिस्क्राइब किया है, वैसे ही अगर हम बात करें आपके शेक्सपियर का, जो कि अभी आपका एलिजाबेथन टाइम पे फेमस होने वाले हैं, वो उनके भी करेक्टर्स को याद रखा जाता है, क्योंकि उनके करेक्टर्स कैसे होते थे, एकदम चौसर जैसे, जो रियल सोसाइटी के चीज़ों को दिखाते थे, रियल जो फॉल्स होते थे एक ह्यूमंस के अंदर, उसको दिखाते हैं। तो चौसर क्या है, एक पहले फाउंडेशन ना, क्योंकि इससे पहले तो कोई ऐसा नहीं लिख रहा था नॉर्मन एज जैसे एंग्लो सेक्शन एज में, तो चौसर के बाद ही तो आने वाले राइटर्स, तो इसीलिए उनको आपका बोला जाता है कि ये बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर हैं आपके इंग्लिश सोसाइटी के और लैंग्वेज के। ठीक है, एग्जाम्पल आपका एग्जाम में कीवर्ड्स आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं इस आंसर को लिखने के लिए। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, इनको किसने बोला, मिडिल इंग्लिश का कैसे, फिर मिडिल आपका ईस्ट मिडिल लैंड डायलेक्ट का यूज़ किया इन्होंने, स्टैंडर्ड इंग्लिश बना दी इन्होंने उसको, फिर लिटरेरी लैंग्वेज का यूज़ कैसे किया, हीरोइक कपलेट का यूज़ किया, रियलिज्म, करेक्टराइजेशन, सोशल सटायर, फ्रेम नरेटिव, ह्यूमनिज्म, इन सब चीज़ों का, और फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो ये कीवर्ड्स हैं आपके जो आप आंसर लिखते टाइम याद रखिएगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा कि हमने डिस्कस किया कि कैसे जो है वो चौसर जो है वो आपका कॉन्ट्रीब्यूट या डेवलप करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को। तो उसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया कि उस टाइम पे क्यों इनको जो है वो हम लोग ये ऐसा मानते हैं, ऐसा बोलते हैं कि इन्होंने डेवलप किया है, वो एक रीज़न है उसका। इसके अलावा फिर कैसे इन्होंने इस्टेब्लिश किया लैंग्वेज को, कैसे उन्होंने फिर प्रूव किया कि वो लैंग्वेज वर्दी है लिटरेचर के लिए, सीरियस लिटरेचर के लिए। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी वोकैबुलरी अलग अलग लैंग्वेजेस से जो है वो ट्रांसलेट करी इंग्लिश में, जिससे उसको इनरिच्ड बना दिया उन्होंने, और जिसके बाद आगे आने वाले लोगों को भी लगा कि इंग्लिश यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इतने सारा ट्रांसलेशन करने के बाद, इतनी सारी चीज़ें डेवलपमेंट करने के बाद इंग्लिश में, आगे वाले लोगों ने भी इंग्लिश को ही एज लैंग्वेज चुना। ठीक है, फिर डेवलप्ड किया उन्होंने, अलग अलग करेक्टराइजेशन को दिखाने की कोशिश की कि कैसे इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू भी हम इमोशंस को और जो है डेप्थ को आपके वर्क में शो कर सकते हैं। फ्रेंच और लैटिन लैंग्वेज ही एक सीरियस लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश भी एक सीरियस लैंग्वेज एक बन सकती है। तो ये उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा इन्होंने सोशल सटायर करना स्टार्ट किया, जिससे अब सोशल सटायर करने से इंग्लिश क्यों डेवलप्ड हुई, क्योंकि लोगों, जब आप इंग्लिश में ही लिख रहे हैं और उनको लोगों को आती है इंग्लिश, तो लोगों ने भी उसको पढ़ना शुरू किया, समझना शुरू किया, लिटरेचर में इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। ठीक है, कॉमन पीपल्स ने, और कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ नरेटिव आर्ट, और इन्होंने नरेटिव आर्ट का यूज़ किया। तो ये सारी चीज़ें ही जो है वो रीज़न बनती हैं हमारे आपके इंग्लिश एज जो है वो मेन लैंग्वेज इंग्लैंड में डेवलप्ड हुई। तो चौसर क्यों माने जाते हैं और क्या जो है कंट्रीब्यूशन है उनका, ये हमने डिस्कस किया। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा भी मैंने क्वेश्चंस दे दिए हैं आपको, ये देखिए यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। इसके अलावा जो और क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपके और जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर कि जॉफरी चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री क्यों कहा जाता है। इसके अलावा आप बता सकते हैं इंपॉर्टेंस क्या है जनरल प्रोलॉग का। इसके अलावा आप जो है वो अदर जो भी मैंने क्वेश्चन दिए हैं उसको आप करिए। तो 2 क्वेश्चन मैंने बताए, क्योंकि ऐसे 2 क्वेश्चन आपके जो मेन थे जिससे आप फ्रेम कर सकते हैं अपने आंसर्स को, वो मैंने बता दिया। अदर देन दैट आप अदर क्वेश्चंस को आप खुद से करिए, जो बच गए हैं उनको आप अब करिएगा बैठकर प्रैक्टिस। इन क्वेश्चंस को लीजिए, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, देखिए कि आप लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं ऐसा टाइप का आंसर। और अगर आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत भी कम है तो कलेक्ट करिए, इन्फॉर्मेशन को ऐड करिए अपने आंसर्स में, क्योंकि आप मेंस में, आपको मेंस लिखने का मौका मिला है तो आप इसको नहीं गवा सकते। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो हमारी विलियम शेक्सपियर पे आएगी। ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आएंगे उनके भी, और उसमें से 1-2 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि कैसे लिखा जा सकता है उनके वर्क और उनके बारे में। ठीक है, और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप जो है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगी इस क्लास के बाद। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।